हेलो गाइस, मैं विकास। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इसका स्टेटस क्या है आज के टाइम पे, और उसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं अगर कुछ कमी है तो। इसे टाइम टाइम पे न्यूज़ भी आती रहती है, आप ये न्यूज़ भी देख सकते हो कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन.वी. रमन्ना जी, उन्होंने एक प्रपोजल लाया है। वो प्रपोजल क्या है कि हमें एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेटअप करना चाहिए। अब इस अथॉरिटी को भी देख लेंगे ये अथॉरिटी काम कैसे करती है। और भी न्यूज़ आती रहती है, ये भी सवाल उठता है कि जो हम अथॉरिटी ला रहे हैं ये नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, क्या ये कारगर होगी या नहीं होगी। अब ये देख लेते हैं नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। पहला पॉइंट तो यही है, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ध्यान रखता है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स का कि उनका बजट कितना होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पैसे लगेंगे, कैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सब। और दूसरा पॉइंट, ये नालसा मॉडल के ऊपर बेस्ड है। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जो है ना इस मॉडल के ऊपर बेस करता है। मतलब सेंटर में जो है ना वो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होगा और स्टेट की अलग अथॉरिटी होगी, जैसे स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होंगी। और जिस तरीके से नालसा जो है वो फ्री लीगल सर्विस देता है वीकर सेक्शंस को, ऐसे ही ये करेगा, ये भी फ्री लीगल सर्विस देगा। और इसका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या हो गया, वो पैट्रन इन चीफ होगा इस बॉडी का। और ये भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर प्लेस हो जाएगी। और ये किसके अंडर काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ऊपर। और इसके अंदर एक बात हो रहा है, इसके अंदर कुछ हाई कोर्ट के जजेस भी होंगे जो इस काम करेंगे एज ए मेंबर, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी होंगे जो इसमें काम करने वाले हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ फिजिकल प्रेमाइसेस ही नहीं आते। फिजिकल प्रेमाइसेस मतलब कोर्ट कैसे बनेगा, ट्रिब्यूनल कैसे होंगे, उनका डिज़ाइन क्या होगा, जो लॉयर्स के चैम्बर होते हैं वो कैसे काम करेंगे, टॉयलेट्स का कितने होंगे होंगे या नहीं होंगे, बाकी सब लाइब्रेरी होगी या नहीं होगी। सिर्फ इन पे काम नहीं करता, वो क्या करता है डिजिटल और ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं उन पे भी काम करता है। देखता है कि चलो भाई हमारे पास अगर कंप्यूटर है तो कितने कंप्यूटर हैं, किस तरह काम चल रहा है, जो टाइमली जो जस्टिस है वो प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब देखे जाते हैं। और जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एफिशिएंटली जो काम होगा ना, उसका मतलब ये होता है कि जो फ्री होता है ऐसा, मतलब लोगों को ऐसा नहीं है बहुत महंगा कर दिया, नहीं, इक्वल एंड फ्री एसेस होना चाहिए हर किसी के पास। जो बैरियर होते हैं ना आज के टाइम पे, जस्टिस के पास जाना तो लॉयर की फ़ीस देनी पड़ेगी बहुत महंगी, नहीं, इन सबको हटाना पड़ेगा। तब कह सकते हैं कि हमारा जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है। लेकिन आज के टाइम पे जो अथॉरिटी मैंने आपको बताई, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, इसका आज के टाइम पे तो बेसिकली यही काम है कि जो जुडिशरी से काम जो चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वही निपटाने हैं। क्यों, पहले तो यही निपटाएंगे, कोर्ट बनाए जाएंगे। कई जगह पे तो कोर्ट ही बहुत टूटे फूटे पड़े हैं, कई जगह पे रेंट पे, आगे मैं आपको स्टेटिक्स भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ यही काम करना है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मदद करके। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं। जो एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके जो पैसे अटका रखे थे वो भी पैसे रिलीज़ कर दिए सेंटर ने। मतलब ये अब मान लो पैसे पहले पैसे दे रखे थे, अब जो है ना उसको रोक लगा रखी थी, लेकिन अब क्या है, रिलीज़ कर दिया। चलो एक बार स्टैटिक्स और देख लेते हैं आज के टाइम पे स्टैटिक्स क्या क्या है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। देखो, हमारे पास जो आज के टाइम पे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो 24,280 हैं। लेकिन हमारे पास अभी कितने हॉल्स है कोर्ट रूम, वो 20,144 हैं, जिसमें से 620 क्या है किराए पे ले रखे। मैंने आपको बताया था किराए पे ले रखे, उनका तो हर साल किराया भरती रहती है सरकार। 26% कोर्ट ऐसे हैं जिनके पास सेपरेट लेडीज़ टॉयलेट नहीं है। अब ये मान लो लेडीज़ अगर लॉयर आती है या फिर लेडी को जज आता है तो वहाँ पे वो कैसे प्रोसेस करते हैं। और 60% ऐसे हैं कि जहाँ पे जेंट्स टॉयलेट भी नहीं है। 5% में सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी है, बाकी सब में तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। कई बार चोट वोट लग जाए, कुछ हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है। 32% के पास सिर्फ सेपरेटरी कोर्ट रूम है जहाँ पे अपनी फाइल्स रखी जा सकती है। 51% के पास सिर्फ लाइब्रेरी है, अगर किसी को किताब पढ़नी है, कुछ हो रहा है तो सिर्फ 51% है। 49% वालों के पास लाइब्रेरी ही नहीं है। 27% के पास सिर्फ कंप्यूटर है, तो जैसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और एक और डाटा है, वो यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ 54% कोर्ट ऐसे जिनके पास साफ़ पीने का पानी है। बाकी कोर्ट्स के पास तो साफ़ पीने का पानी नहीं है। कई बार जगह तो ऐसी होती है कि वहाँ पीने का पानी नहीं है। ये हालात है अपने जुडिशरी के। अभी देख लो, इनको सुधारने की ज़रूरत है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक डाटा और देख लेते हैं, थोड़ा पुराना डाटा है लेकिन आप आजकल भी ज़्यादा कुछ ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। आप इसमें देखो ध्यान से इस फोटो को, इसमें आपको ब्लू कलर के नोट दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा केस यहीं से आ जाते हैं। अब मान लो एक ही सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के पास, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, जो साउदर्न स्टेट्स जो हैं
अब उनको सुप्रीम कोर्ट में केस लेके आना तो कैसे लेके आएंगे, उनका बहुत सारा पैसा खर्च होगा, वहाँ पे आएंगे, अब कब की डेट है, अगर मान लो डेट पता जाते कभी कभी डिले हो जाती है, कभी कोई छुट्टी आ जाती है, या इतने दूर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, रूम लेना पड़ता है। तो इस वजह से जो नीचे के जो साइड के जो केसेस होते हैं वो लोग आते ही नहीं केस रजिस्टर करवाने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आसपास के स्टेट्स हैं सिर्फ उन्हीं के केसेस आ जाते हैं, जैसे दिल्ली के हुए, हरियाणा के हुए, यूपी के हुए, पंजाब के हुए, राजस्थान के हुए, बाकी के तो केसेस ही नहीं आते। इसको सुधारने की जरूरत है, या तो हमें एक काम करने पर सुप्रीम कोर्ट की 3 या 4 बेंच खोलनी पड़ेगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को भी डिजिटल करने की जरूरत है ताकि वह ऑल ओवर इंडिया से केस ले सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। NMJDR के अकॉर्डिंग जो डिलेज होते हैं और जो बैकलॉग होते हैं केसेस के अंदर, उसको कम करने के लिए पहला स्टेप तो यही है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। अब इसको देख लेते हैं NMJDR क्या है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। अब ये है क्या, इसको 2011 के अंदर सेटअप किया था, जिसका काम क्या होगा, इसका काम यही होगा कि ये देखेगा कि जो केसेस हो रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा डिले ना हो या फिर कोई गलतियाँ ना हो, बस इसका यही काम है, जिसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, जो गांव-गांव में ग्राम न्यायालय बन रहे हैं वो भी इसी मिशन के तहत बन रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है, और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो उनका भी बाद जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, या उनके अपॉइंटमेंट भी छोटे होते हैं, छोटे टर्म के लिए होते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही रहते हैं। स्टेट्स को जो पैसा मिलता है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, वो उस पैसे का ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2019-20 के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेंटर की तरफ से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत 981 करोड़ रुपए मिले थे स्टेट्स को, ताकि वो अपना जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक कर सके। उसमें सिर्फ 84 करोड़ रुपए जो है वो ढंग से इस्तेमाल किया है, बाकी को तो या तो ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर लिया, हड़प लिया, या फिर किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये स्टेट्स भी थोड़े ठीक काम नहीं करते। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का हमने इस वीडियो के अंदर 2 बार नाम लिया, अब इस स्कीम को भी देख लेते हैं। देखो, सेंटर की तरफ से 2 स्कीमें हैं, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर भी तब 2 स्कीम होती हैं, एक होता है कोर स्कीम्स, एक होता है कोर ऑफ कोर स्कीम्स, मतलब बिल्कुल ही उसका छोटा का छोटा। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर जो फंडिंग होती है वो सेंटर और स्टेट के अंदर रेशियो में डिवाइड हो जाती है, 50% सेंटर देता है या 50% स्टेट देता है, या फिर ऐसा होता है कि 70-30 की रेशियो ले लेते हैं। लेकिन सेंटर सेक्टर स्कीम में ऐसा नहीं होता। सेंटर सेक्टर स्कीम में क्या है, जितना भी पैसा आता है वो सारा सेंटर की तरफ से आता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर जो काम होता है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर काम होता है। मतलब आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 3 लिस्ट दे रखी है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये किस पे काम होता है, स्टेट लिस्ट पे। लेकिन सेंटर सेक्टर स्कीम में ऐसा नहीं होता, उसमें यूनियन लिस्ट पे काम होता है, क्योंकि सारे पैसे यूनियन की तरफ से आ रहे हैं सेंटर की तरफ से, तो सेंट्रल लिस्ट पे ही काम होता है। और जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर वो स्टेट है, लेकिन इसमें नहीं है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर तो इम्प्लीमेंट करने वाली है वो सेंटर है। मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर बिल्कुल ही सेंटर का लेना देना है, जैसे कि मुद्रा योजना हुआ या भारत नेट हुआ। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हो, एक तो मनरेगा का हुआ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, या फिर नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, गंगा क्लीन वाला हो गया, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। सरकार ने अब तक किया क्या है वो देख लेते हैं। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका काम क्या होगा वो ये देखेगा जो हमारी जुडिशरी है उसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रखी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सेटअप कर रखे हैं ताकि जल्दी केसेस का निपटारा हो। सुप्रीम कोर्ट तक जो केसेस जाते रहते हैं, पेंडिंग केसेस बड़े रहते हैं, उन्हें निपटाने का काम रह जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म के तहत जो ग्राम न्यायालय बनाए गाँव के अंदर, जो विलेज कोर्ट बना रखे हैं, उसका जो पोर्टल है उसको ऑनलाइन कर दिया ताकि लोग दूर से ही बैठ के अपना इस पर रजिस्टर कर सकें और वहाँ पे प्रॉब्लम जो है ऑनलाइन ही सोल्व हो जाए कईयों की। तो अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें जुडिशरी के अंदर बजट बढ़ाने की क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पे जो हम जीडीपी पे पैसे खर्च करते हैं वो हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.08%। आप देख सकते हो कि 1% भी नहीं है। हमारे इतना कम बजट है तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे, यूके में देखोगे, यूएस में देखोगे, कनाडा के अंदर देखोगे, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है बहुत सारे अलग अलग होते हैं जुडिशरी के। आपको पता है कि जुडिशरी का जितने भी लॉ बनते हैं वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। और जजेस का जो अपॉइंटमेंट है कई बार तो एग्ज़ाम के थ्रू आ जाते हैं या फिर कई बार सिलेक्शन हो जाता है। और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी अलग बॉडी बना रखी है फॉरेन कंट्रीज़ की तरह, लेकिन इंडिया के अंदर ये सारे एक ही हैं।
इंडिया के अंदर एक सेपरेट एजेंसी की रिक्वायरमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखे। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर ही आ जाते हैं सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी एलोकेट करने हैं, वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। और हमें इंश्योर करना है कि जो भी बैरियर होते हैं वो कम से कम रहे ताकि फ्री एक्सेस मिल सके सबको। अब ये ऐसे होगा कि हमें सेपरेट वॉशरूम बनाने पड़ेंगे, रैम्प्स बनाने पड़ेंगे ताकि डिसेबल लोग आराम से आ सकते हैं, वेटिंग रूम बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि लोगों को फ्री एक्सेस मिल सके, कोई दिक्कत ना आए। और लोअर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कई लोअर मुँह जुबाना रेट ना ले लें। और फिर जो हमारे पास शॉर्टेज है जुडिशरी के अंदर, उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे तो जजेस ही बहुत कम है। और टेक्नोलॉजी का हमें इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि केसेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि दूर दूर से लोग आराम से आ सकते हैं। लाइब्रेरी को भी इलेक्ट्रॉनिक बना देना चाहिए, डिजिटल बना देना चाहिए, ताकि वहाँ बुक्स रखने के बजाय सारी PDF में हो जाए, और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो भी सारे PDF फॉर्मेट में हो जाएँ, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये सारे वे फॉरवर्ड है। पता नहीं ये सारे पॉइंट्स कब पूरे होंगे, और हमारे पास जुडिशरी का जो डिले है वो भी कम होगा, और ये सारे पेंडिंग केसेस भी कम हो जाएंगे एक दिन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।